ये कौन सी हालत थी जिसमें लाल किले तक पहुंचकर झंडा फहराने की सोच थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कौन। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं कि इस देश में सरकार की आलोचना करना कितना भारी पड़ जाता है। ऐसा क्या हुआ कि देश के भीतर गणतंत्र दिवस की गूंज नए सिरे से हो चली है और शायद आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कोई आंदोलन इतनी तेज़ी के साथ दिल्ली में पनपकर दिल्ली को अपनी आगोश में समेटता चला गया, जहां पर पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि क्या वाकई लाल किले पर दो झंडे फहराए जा सकते हैं, एक राष्ट्रीय पहचान को लिए हुए, दूसरा संविधान की आन को लिए हुए। क्या किसान आंदोलन ने ऐसी तेज़ी इस देश में हासिल कर ली है या फिर इस देश का सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ऐसी हालत में इस देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर ये हालात होने ही थे। ऐसा क्या हुआ कि गाजीपुर से निकला हुआ आंदोलन अपने निर्धारित रूट से हटकर लाल किला के रूट पर आ गया। शायद इसलिए कि लाल किले की दीवार से हर 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करते हैं और ये परंपरा कोई आज की नहीं है। 1947 के बाद से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन 1943 से 2020 तक इस देश में लगभग 42 आंदोलन हुए, जिसमें 6 आंदोलन खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई आंदोलन लाल किले तक पहुंचने की हालत को दिखला नहीं पाया। ये कौन सी हालत थी जिसमें लाल किले तक पहुंचकर झंडा फहराने की सोच थी। शायद इसलिए कि गणतंत्र दिवस के दिन ही संविधान लागू किया गया और इस दौर में किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए संविधान मलियामेट होता चला जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन 3 कानूनों का जिक्र होता है तो किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का मंजर सामने आ जाता है। कृषि कानून पर पार्लियामेंट के अंदर भी वोटिंग नहीं हुई। एमएसपी का कानून ध्वनिमत से पास कर दिया गया। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून नहीं भेजा गया और राज्य सरकारों से सलाह मशवरा भी नहीं किया गया। फिर भी ये कानून आखिर क्यों कानून की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। हमें लगता है कि आज हम सबको कुछ ऐसे पन्नों को खोलने की ज़रूरत है कि जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई इस देश में राजनीतिक सत्ता ने संविधान को ही ताक पर रख दिया है। क्योंकि भारत के संविधान में हर वो चीज़ लिखी हुई है जिन चीज़ों को मौजूदा वक्त में ख़त्म किया गया है, चाहे वो नागरिकों के अधिकार हो, चाहे इस देश में बोलने की आज़ादी का सवाल हो, चाहे इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे कृषि का ही सवाल क्यों ना हो। ये सारे सवाल संविधान में आर्टिकल दर आर्टिकल कैसे खारिज हो गए हैं। हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट के जरिए समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए कानूनों को ख़त्म किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आंदोलन ही कानून से आगे देखने लगे तो इस देश के सामने कौन सी व्यवस्था बचेगी। संविधान बहुत साफ तौर पर कहता है कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इस देश के नागरिकों को उसके हर अधिकार की हिफाजत की जाएगी। अब सवाल ये कि क्या राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के अधिकार की हिफाजत की। आर्टिकल 21 साफ तौर पर कहता है कि लाइफ और लाइबिलिटी की हिफाजत स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, लेकिन इस दौर में एक लंबी कतार है जब बड़ी तादाद में लोगों ने कुछ भी कहा, उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोका गया। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं कि इस देश में सरकार की आलोचना करना कितना भारी पड़ जाता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र करता है। उसके मातहत इस देश के अंदर हाथरस की घटना हो या उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में खाने में मरे हुए चूहों का जिक्र हो, बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कौन। ये राजनीतिक सत्ता। लेकिन अफसोस देश की मीडिया ने हमेशा मुजरिम के कटघरे में अवाम को ही रखा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन खास तौर से आर्टिकल 25 जिस बात का जिक्र करता है, उसकी धज्जियां इस देश के अंदर किस रूप में राजनीतिक तौर पर उड़ाई गई, ये आप गणतंत्र दिवस की परेड में देख सकते हैं।
आर्टिकल 29 इस देश के बच्चे स्वस्थ रहें, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था न्याय की तरफ देखे, इसके लिए आर्टिकल 39 है। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उम्मीद और आशा इस देश की जनता के दिलों में रही है, क्या वो मौजूदा वक्त में है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने वाले और जजों का ट्रांसफर करने वाले कौन? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इसी तरह जब संविधान को टटोलना शुरू कीजिएगा तो आर्टिकल 43 इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मजदूरों को अच्छी मजदूरी का जिक्र करता है। किसानों के धरने में बड़ी तादाद जो नजर आ रही है उसमें सिर्फ किसान ही नहीं है बल्कि मजदूरों की तादाद भी है। यह भी एक सच है कि क्या उनको प्रॉपर मजदूरी मिलती है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एमएसपी का सवाल आकर यहाँ पे खड़ा होता है। संविधान की परतों को खोलते जाइए। आर्टिकल 48 के तहत शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं। आर्टिकल 51 में लिखा है इस देश को साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया जाए, लेकिन हैरानी होती है कि राजनीतिक पद पर बैठे हुए लोग मूत्र और गोबर से इलाज ढूंढते हैं और कोरोना से बचने के लिए ताली और थाली बजवाते हैं। आज इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि आज संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन भारत गणतंत्र के तौर पर पहचान पाया था। जिस लाल किले की दीवार तक किसान पहुंचे, जिस लाल किले की दीवार तक झंडा फहराने की हालात को ले आया गया, वो एक सफर है। और इस सफर की बेहतरीन भूमिका इस बात से समझिए कि अगर किसानों ने झंडा फहराकर संविधान के साथ गलत किया है तो किसानों को इन हालात में ले आने वाले राजनीतिक नेताओं ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है या फिर किसानों ने? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। जुड़े रहिए NIN के साथ। इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत।